मुग्धा एक सिंगल मदर, उसकी जान उसके बेटे आरुष में बसती है। उसकी पूरी दुनिया उसके बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है। मुग्धा अपने 7 साल के बेटे के साथ अकेली रहती है। बरसों पहले मुग्धा के घर वालों ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया था। अब दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। वहीं बेरहम, निर्दयी और सनकी शिवांश ओबराय, जिसका गुस्सा हदें पार करने वाला था, उसकी जिद उस पर जुनून सवार कर देती थी। जिस चीज को पाने की वह चाहत रखता था, उसे पाने की, और फिर वो उसे हर हाल में पाकर ही रहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सही गलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसकी जिद, उसका पागलपन, यही सही है उसके लिए। बाकी किसी की औकात नहीं कि कोई उसके सामने मुंह भी खोल सके। वो लोगों को कीड़ों मकोड़े की तरह अपने पैरों तले रौंदता है। किसी की भी जान के उसके सामने कोई मायने नहीं थे। एक बार भी वो किसी को मारने के पहले नहीं सोचता। शिवांश ओबराय आज बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह है। यह मुकाम उसने खुद हासिल किया है। उसे सिर्फ एक डूबती हुई कंपनी विरासत में मिली थी, वो भी 17 साल की उम्र में, जिसे उसने आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं थी जहां शिवांश का नाम न हो। हर एक फील्ड में शिवांश के चर्चे थे। शिवांश के 2 ही मकसद हैं, एक दुनिया में अपना खौफ कायम रखना, दूसरा सिंहानियाज से बदला। जो वो चाहे तो 1 मिनट में ले सकता है, पर अपने दादाजी को किए वादे की वजह से वो रुका हुआ है। शिवांश वैसे तो किसी की सुनता नहीं है, पर जब बात उसके दादा दादी की आती है तो सारे जहां को झुकने पर मजबूर कर देने वाला शिवांश खुद झुक जाता है। उसके लिए अपने दादा दादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पर फिर भी उसके दिल में बदले की आग लगी हुई थी, जो तब तक जलती रहेगी जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अपने दादाजी की बात वो टाल नहीं सकता था। वैसे तो उसे रिश्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के बिगड़ते रिश्ते को देखा था। उसके माँ बाप में कभी नहीं बनती, हर समय उनके बीच झगड़ा ही चलता रहता था, जिसका असर उसके मासूम दिल पर भी पड़ता था। इसलिए उसका ज़्यादा वक्त उसके दादा दादी के साथ ही बीता है। शिवांश और मुग्धा दोनों की अपनी अलग एक दुनिया है, जिसमें एक सुकून से तो दूसरा जुनून से रहता है। पर वो कहते हैं ना, किसी का मिलना ना मिलना हम ऊपर से ही लिखा कर लाते हैं। ऐसे ही कुछ मुग्धा और शिवांश के साथ भी है। दोनों का मिलना तो तय है, पर जहाँ शिवांश एक सनकी आदमी, जिसे ज़रा भी पसंद नहीं कोई उसकी चीज़ को आंख उठाकर भी देखे, वहीं मुग्धा एक सिंगल मदर। शिवांश मुग्धा के लिए जुनून की हर हद तो पार करेगा, पर क्या वो किसी और के बच्चे को अपना पाएगा, या एक बच्चे को उसकी ही माँ से अलग कर देगा? और मुग्धा, क्या वो शिवांश का जुनून, उसका पागलपन सहन कर पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को छोड़ देगी, या तीनों मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे? पर यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि शिवांश एक आग का गोला है, तो वहीं मुग्धा भी कोई शीतल जल की धारा नहीं है। क्योंकि एक अकेली औरत इस जालिम दुनिया में मासूम और डरी सहमी नहीं रह सकती है। क्योंकि कदम कदम पर इंसान के रूप में छिपे भेड़िए उसे नोचने को ताक में ही बैठे रहते हैं। ऐसे में उसका निडर और साहसी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसे खुद ही अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होती है। इस दरिंदों से भरी दुनिया में उसे अपने और अपने बच्चे के लिए सिर उठाकर जीना जो है। पर वो बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही मासूम। उसका दिल बिल्कुल नाजुक फूल की तरह, जिसे उसने दुनिया से दूर डिब्बे में बंद कर किसी कोने में छुपा कर रख दिया है, ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। किसी को उसके अतीत के बारे में नहीं पता, कहाँ से आई है, कौन उसके बच्चे का पिता है, कोई कुछ नहीं जानता। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। या यूं कहे कि कोई जानना भी नहीं चाहता। सभी बस उंगली उठाना जानते हैं। हाँ, एक सहेली है जो उसके बारे में सब जानती है, पर वो उसे किसी को कुछ बताने नहीं देती है। जब भी मन भारी होता है तो या तो उससे बात कर लेती है, या नदी किनारे बैठ वहाँ की प्रकृति की ठंडी हवाओं को महसूस कर मन को शांत कर लेती है। मुग्धा एक साहसी लड़की है, बिल्कुल निडर, जिसे किसी का भी खौफ नहीं है, जो किसी के आगे कभी नहीं झुकती है। वहीं शिवांश, जिसे सारी दुनिया अपने कदमों में ही चाहिए। क्या होगा जब ये दोनों आग के गोले आपस में टकराएंगे? प्यार और बदले की आग में पागल शिवांश हर हदें पार करेगा, जिसका खामियाजा मुग्धा को भरना होगा। उसकी सनक मुग्धा के दर्द की वजह बनेगी। मुग्धा के दर्द से उसे भी दर्द जरूर होगा, पर उसकी जिद के आगे उसका प्यार भी घुटने टेकेगा। वैसे प्यार अच्छे अच्छों को झुका देता है, पर क्या शिवांश की सनक, उसका पागलपन प्यार के आगे झुकेगा, या उसके गुस्से की आग में जलकर उसका प्यार स्वाहा हो जाएगा?
मम्मा मम्मा उठो ना, हमें निकलना नहीं है क्या? मासूम सा आरुष अपनी मम्मा को उठाते हुए बोलता है। मुग्धा की आंख खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखती है, फिर अपने सिर पर हाथ मारते हुए, अरे बाप रे कितना लेट हो गया है, सॉरी बेटा नींद ही नहीं खुली। आरुष बोला, कोई बात नहीं मम्मा, देखो मैं रेडी हो गया हूँ और मैंने सब सामान भी बाहर निकाल दिया है। मुग्धा आरुष को देखती है, सच में वो कंप्लीट तैयार था। मुग्धा आरुष को हक करते हुए, मेरा प्यारा बच्चा। आरुष बोला, अब जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी। मुग्धा बोली, हाँ बाबा हाँ कर रही हूँ। मुग्धा जल्दी से नहाकर तैयार होती है, फिर अपने और आरुष के लिए ब्रेड जैम तैयार करती है। मुग्धा बोली, सॉरी बेटू, रात में सारा सामान पैक कर दिया तो अभी नाश्ते में यही खाना होगा। आरुष बोला, कोई बात नहीं मम्मा। दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर मुग्धा सारा सामान बाहर निकालती है। बैग काफ़ी भारी थे, मासूम से आरुष से नहीं उठ रहे थे, फिर भी वो अपनी मम्मा का हेल्प कर रहा था। तभी एक औरत बोली, तो तुम जा ही रही हो? मुग्धा बोली, सुधा जी आपने काफ़ी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी बोली, अरे इसमें क्या है, तुम दोनों चले जाओगे तो सुना सुना हो जाएगा। मुग्धा बोली, क्या करूं, जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, पर लोग चैन से जीने दे तब ना। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि आरुष को देखकर चुप हो गई। सुधा जी ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। सुधा जी मुग्धा को टिफिन देते हुए बोली, लो यह खाना रास्ते के लिए बनाया है। मुग्धा बोली, अरे आपने क्यों तकलीफ़ की? सुधा जी बोली, देर रात तक सारा सामान पैक कर रही थी, मैं जानती थी खाना नहीं बनाया होगा, रास्ते में भूख तो लगेगी ना, और साथ में मेरा आरू भी है और इसे भी तो भूख ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं जानती हूँ। मुग्धा सुधा जी के गले लगते हुए, आपने बहुत सहारा दिया, आप थी तो मैं बिना किसी टेंशन के जॉब पर जा सकती थी। एक माँ की तरह आपने मेरे आरू का ध्यान रखा है, आपका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी, पर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मुग्धा की आंखें पनीली हो जाती हैं। सुधा जी मुग्धा के गाल पर हाथ रखते हुए, बहुत बड़ी हो गई हो ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, चल अब जा देर हो रही है। वो भी अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोलती हैं। आरुष भी सुधा जी के गले लगता है। एक बार फिर सुधा जी का दिल भावुक हो उठता है। मुग्धा ऑटो रुकवाती है और सारा सामान ऑटो में रखती है, फिर सुधा जी से अलविदा लेकर निकल पड़ती है। मम्मा हम यह शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुग्धा बोली, क्योंकि मुझे बंगलोर में न्यू जॉब मिली है और फिर आपका ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर से करवाना है वो भी वही है ना, इसलिए अब हम वहाँ रहेंगे। आरुष बोला, पर मम्मा नलिनी मौसी तो वहाँ नहीं होंगी ना, मैं उन्हें बहुत मिस करूँगा। मुग्धा बोली, ज़िंदगी में बहुत से लोगों का साथ छूटता है बेटा, हमें अकेले रहने की आदत डालनी पड़ती है, अब आपको भी डालनी होगी। मम्मा ऑफिस जाएंगी, आपको घर पर अकेले रहना होगा। आरुष बोला, पर मुझे डर लगेगा तो? मुग्धा बोली, डर जैसी कोई बात नहीं होती बेटा, आप मम्मा के ब्रेव बच्चे हो ना, और आप ही तो कहते हो कि आप मम्मा को प्रोटेक्ट करोगे, तो अगर ऐसे अकेले रहने से डरोगे तो मम्मा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? आरुष बोला, नहीं मम्मा मैं नहीं डरूंगा और आपको प्रोटेक्ट भी करूंगा। आरुष अपनी मम्मा को हक करते हुए बोलता है। मुग्धा की आंखों में नमी तैर जाती है। वो अपने मन में, सॉरी बेटा, बचपन की मासूमियत छीन कर तुम्हें सख्त बना रही हूँ ताकि तुम इस बेरहम दुनिया में लड़कर शान से जी सको, वरना यह दुनिया कब तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देगी पता ही नहीं चलेगा। मैडम स्टेशन आ गया, ऑटो ड्राइवर बोलता है तो मुग्धा की तंद्रा टूटती है। मुग्धा जल्दी से उतरती है और अपना सामान उतारती है, फिर ऑटो वालों को पैसे चुकाती है। ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से भो करके एक लड़की चीखती है, पर मुग्धा जस की तस खड़ी रहती है। वो लड़की, क्या यार तू जरा सी भी नहीं डरी? मुग्धा बोली, इतनी सी चीज़ों से डरने लगी तो फिर तो हो गया मेरा काम। आरुष बोला, नलिनी मौसी मैं और मम्मा बहुत स्ट्रांग हैं, हम ऐसे डरने वालों में से नहीं हैं, क्यों मम्मा? आरुष मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोलता है। मुग्धा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बिल्कुल। नलिनी बोली, ओके ओके, तुम माँ बेटे बहुत स्ट्रांग हो, एक मैं ही डरपोक हूँ, ठीक है? मुग्धा और आरुष दोनों मुस्कुरा देते हैं। नलिनी बोली, अब मुस्कुराना हो गया हो तो चलें, ट्रेन का टाइम हो गया है। मुग्धा बोली, यह बैग तू भी हमारे साथ चल रही है क्या? नलिनी बोली, हाँ तूने मना किया था, पर नया शहर है, ऊपर से तू अकेली, सब कुछ मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा, मैं तुझे छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मुग्धा बोली, मैं मैनेज कर लेती ना, वैसे भी तूने रहने का इंतजाम तो करवा ही दिया है, अब आने की ज़रूरत नहीं थी, कितने एहसान करेगी मुझ पर? नलिनी गुस्से से बोली, ओए ज़्यादा बोल मत, हाँ, वरना मैं अपने एहसान गिनवाने पर आई ना तो तू गिनती भूल जाएगी। अब चुपचाप चल, एक काम करते हैं, कुली बुलवा लेते हैं, 4 बड़े बड़े बैग कैसे उठाएंगे?
मुग्धा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, नया शहर है, एक एक पैसा कीमती होगा, मैं सब उठा लूँगी, तू बस आरू का हाथ पकड़ ले। नलिनी बोली, पर? मुग्धा बोली, परवर कुछ नहीं, मैं सब कर लूँगी, और 1 नंबर पर ही तो गाड़ी आएगी, कौन सा सामान लेकर सीढ़ी चढ़ना है, मैं सब कर लूँगी यार। मुग्धा एक एक बैग अपने कंधे पर उठा लेती है, एक ट्रॉली बैग था तो उस पर दूसरा बैग टिका देती है। नलिनी के हाथों में तो उसका बैग ही था, दूसरे हाथ से उसने आरुष को पकड़ रखा था। मुग्धा जल्दी जल्दी चल रही थी क्योंकि इतना भारी सामान उससे उठ नहीं रहा था। नलिनी और आरुष उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नलिनी को मुग्धा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो मुग्धा को जानती थी। जब से आरुष की बीमारी का पता चला है तब से मुग्धा एक एक रुपया कितनी सावधानी से खर्च करती थी ताकि वो आरुष के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। नलिनी टिकट लेकर आती है, थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मुग्धा गुमसुम सी बैठी थी। ट्रेन के चलते ही आरुष को हवा के झोंकों से नींद आने लगी थी। नलिनी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही है? मुग्धा बोली, कुछ नहीं, सोच रही हूँ कैसी दुनिया है ना, अकेली औरत को जीने नहीं देती है। नलिनी बोली, छोड़ इन सब बातों को, भूल जा जो कुछ भी हुआ, और वैसे भी तुझे आरुष के ट्रीटमेंट के लिए जाना ही था, फिर वो जॉब छूटती ही सही। मुग्धा बोली, पर वो मैं अपनी मर्जी से छोड़ती, इस तरह मजबूरी से तो नहीं। नलिनी बोली, अब कर भी क्या सकते हैं, तेरा बॉस है ही निहायत ही घटिया आदमी, एक बार उसकी नज़र किसी पर पड़ जाए तो फिर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो तेरा वहाँ काम करना मुश्किल कर देता। एक तो पहले ही उसने तेरा प्रमोशन रोक दिया, फिर ऊपर से फालतू का टॉर्चर भी कब तक सहन करती। मुग्धा बोली, तो सही कह रही है, पर सच कहूँ तो जहाँ जाओ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, कदम कदम पर ऐसे लोगों से सामना होता है। चल छोड़, जो हो गया वो, अब तो ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है वहीं जाना है। शायद यह शहर अच्छा है। बंगलौर, एक आलीशान सी गगनचुम्बी बिल्डिंग जिसमें कितने फ्लोर होंगे गिन पाना थोड़ा मुश्किल था। पूरी बिल्डिंग कांच की थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में ओबराय लिखा हुआ था। सभी वहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रहे थे क्योंकि उनका सन की बॉस ऑफिस में ही था। अगर वो किसी को भी फालतू टाइम पास करते हुए दिखा तो उसका टाइम हमेशा के लिए पास हो जाएगा। दक्ष, शिवांश का मैनेजर, ऑफिस की एक स्टाफ से, बॉस कहाँ पर हैं? वो लड़की बोली, सर तो मिस मालिनी के साथ मीटिंग रूम में है, कुछ ज़रूरी मीटिंग चल रही है, किसी को भी डिस्टर्ब न करने को कहा है। दक्ष मन में, अच्छे से जानता हूँ कौन सी मीटिंग चल रही है। एक डोर जिसकी ऊपरी वाल पर लिखा था मीटिंग रूम। शिवांश ओबराय जो अपनी ही ऑफिस स्टाफ की एक लड़की मालिनी के साथ रासलीला रचा रहे थे। वह लड़की शिवांश की गोद में बैठकर अपनी उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए, बेबी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम शादी कर लें। मालिनी की बात सुनकर शिवांश एक झटके में आंखें खोल देता है और रोलिंग चेयर को पीछे धकेलते हुए मालिनी को अपनी गोद से झटक देता है। मालिनी नीचे गिर जाती है। मालिनी बोली, ये क्या हरकत है शिवांश? शिवांश अपने हाथों से उसके जबड़े भींचते हुए, इंसान को अपनी औकात से बाहर के सपने नहीं देखने चाहिए वरना फिर वो कहीं का नहीं रहता है। मालिनी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? शिवांश बोला, तुम जैसी लड़कियां शिवांश का मन बहलाने के लिए होती हैं, घर सजाने के लिए नहीं। मालिनी बोली, पर जो हमारे बीच में इतने दिन से था वो? शिवांश बोला, क्या था? तुम्हारी ज़रूरत मैं पूरी कर रहा था और मेरी तुम, बस यही तो था, और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर मालिनी के मुंह पर फेंकते हुए, गेट आउट माई ऑफिस। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवांश बोला, मेरे सामने यह सती सावित्री बनने से कुछ नहीं होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। यह सब भी पैसों के लिए ही कर रही हो ना, तो दे दिए, वैसे भी तुम्हारी औकात से ज़्यादा ही दिए हैं, आखिर इनाम तो बनता है ना। अब निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल दिखाना मत मुझे। मालिनी बोली, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, झूठ बोला है मुझसे। मैं प्यार करती हूँ तुमसे और तुम भी तो करते हो। शिवांश अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए बोला, अच्छा, और क्या झूठ बोला है मैंने? कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कभी कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? अब चल निकल, बहुत सिर खा लिया। मालिनी गुस्से से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शिवांश ओबराय, देखना एक ना एक दिन बदला ज़रूर लूँगी। शिवांश मुस्कुराते हुए, ठीक है, मज़ा आएगा, मुझे शौक़ है नए नए दुश्मन बनाने का, अब निकल जा। मालिनी बोली, तुम इंसान भी हो या नहीं? शिवांश अपने गुरूर से, नहीं हूँ मैं सो कॉल्ड इंसान, ऐसे बोलकर एक शैतानी हंसी हंसता है। मालिनी बोली, बहुत पछताओगे तुम एक दिन। इतना बोलकर मालिनी पैर पटकते हुए वहाँ से निकल जाती है। शिवांश अपना कोट उठाकर अपने शोल्डर पर डालते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ता है।
वो वहाँ खड़े एक प्यून से रूम की सफाई करवा दो। वो प्यून बोला, जी सर। शिवांश अपने केबिन में जाता है, दक्ष वहीं मौजूद रहता है। दक्ष बोला, ये क्या हरकत है शिवांश, दिमाग खराब हो गया है तेरा, तूने मालिनी को क्यों निकाला? शिवांश बोला, क्योंकि वो अपनी औकात भूल रही थी। दक्ष बोला, और उसने क्या बोला? यही ना कि शादी कर लेते हैं, इसमें गलत क्या है? कब तक यूं ही लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलता रहेगा? एक ना एक दिन किसी के साथ घर बसाना ही है ना। शिवांश बोला, बस कर यार, जब से आया है बोले जा रहा है बोले जा रहा है। इन लड़कियों को उनकी औकात में ही रखता हूँ। यह घर बर्बाद करने वाली होती हैं, घर आबाद करने वाली नहीं। और शादी करके कौन खुश रहा है जो मैं करूँ? देख, तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तू ऑफिस का काम कर, मेरे मामले में टांग मत अड़ा। दक्ष गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अचानक ही हवा का तेज झोंका शिवांश से टकरा जाता है। उसके कदम खुद ब खुद विंडो की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवांश खिड़की से बाहर देख रहा था, जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। हवाओं का रुख बदला लग रहा था, लगता है कोई नया तूफान आने वाला है। फिर टेढ़ी मुस्कान लिए, अच्छा है, बहुत दिन से कुछ तूफानी नहीं करी, आने दो इस तूफान को भी। उधर मुग्धा भी ट्रेन से उतर कर स्टेशन पर कदम रखती है कि उसके दिल में अजीब सी हलचल, एक बेचैनी सी उठती है। मुग्धा इधर उधर देखती है, फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए, क्या हो रहा है? यह इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? यह हवाएं यह अचानक इतनी तेज क्यों चलने लगी हैं? मन में अजीब सा डर क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। नलिनी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही है? चल ना। मुग्धा बोली, नहीं मतलब हाँ चल। नलिनी बोली, क्या हुआ है? मुग्धा बोली, कुछ नहीं, बस अतीत के कुछ पन्ने पलटकर सामने आ गए थे, बहुत सी यादें जुड़ी है इस शहर से, तो बस वही ताज़ा हो गई थी। नलिनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, भूल जा सब कुछ, अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर। मुग्धा बोली, हाँ भूलना ही तो है सब कुछ, मैं अपने अतीत का साया और उसके आस पर नहीं पड़ने दूंगी। जो बीत गया वो बीत गया, अब उसका ना मुझसे कोई लेना देना है ना मेरे आरुष से। मुग्धा, नलिनी और आरुष तीनों ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मुग्धा और नलिनी दोनों अपना सामान बाहर निकालती हैं। मुग्धा अपने चारों ओर देखती है तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। यह बंगलौर शहर को एक छोटी सी कॉलोनी या मोहल्ला कह सकते हैं, जहाँ लोग घर से ज़्यादा घर के आंगन में समय बिताते हैं। बच्चे रोड पर इधर उधर भाग रहे थे, औरतें आपस में बातें कर रही थी, वहीं कुछ आवारा से लड़के पान की घुमटी पर टंगे हुए थे। नलिनी बोली, अरे यह विनय भी पता नहीं कहाँ रह गया। तभी एक लड़का बोलता है, यहीं हूँ, कहीं नहीं रहा, वो बस थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था। एक मीडियम कद काठी वाला लड़का, चेहरे से मासूम, साफ दिल का पता चल रहा था। फॉर्मल कपड़े पहने हुए, तेज तेज सांसें ले रहा था, जैसे भागते भागते आया हो। मुग्धा उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जैसे उसे स्कैन कर रही हो और जानने की कोशिश कर रही हो कि यह अच्छा आदमी है या नहीं। नलिनी बोली, अब तेरा हो गया तो इस पर शक करना बंद करेगी? यह मेरा दोस्त भी है और भाई भी, बहुत शरीफ है। मुग्धा बोली, नहीं वो बस। नलिनी बोली, हाँ हाँ पता है मुझे। मुग्धा नलिनी को देख मुंह बिगाड़ती है और विनय को देख मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ नमस्ते करती है। विनय एक पल में मुग्धा की मुस्कुराहट में खो सा गया था। नलिनी ने कहा था कि वो एक सिंगल मदर है, तो उसने सोचा कोई 30-35 साल की औरत होगी, पर यह तो कोई मासूम सी लड़की है जो 20-22 साल की लग रही थी। कहीं से कोई भी इसे मदर नहीं कह सकता था। विनय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। नलिनी उसके पेट में कोहनी मारते हुए, ओए क्या मेरी दोस्त को घूर रहा है? विनय झेपते हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे लगा था कि। नलिनी बोली, क्या लगा था? विनय बोला, नहीं कुछ नहीं, चलो घर में चलते हैं। मुग्धा सामान उठाने लगती है तो विनय भी उसकी मदद करता है। विनय घर का ताला खोलता है। 2 कमरों का एकदम साफ सुथरा घर था। सामने तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बाहर एक छोटा सा सोफा रखा हुआ था। मुग्धा अंदर आती है और घर देखती है। आगे हाल उससे ही लगा हुआ छोटा सा किचन और साइड में एक दरवाज़ा था जो अटैच एक रूम होगा। मुग्धा गेट खोलती है तो एक बेडरूम था, उसमें बेड रखा हुआ था। रूम से ही अटैच लेट बाथ थे। विनय बोला, कैसा लगा आपको घर? मुग्धा बोली, जी बहुत अच्छा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा घर मिल जाएगा। विनय बोला, शुक्रिया, ये मेरे चाचा जी का घर है, वो लोग गांव में रहते हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप रखी है। मुग्धा बोली, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं आपको इसका रेंट चुका दूंगी, बस पहले नौकरी ढूंढ लूँ। विनय बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए नौकरी ढूंढ ली है, कल आपका इंटरव्यू है। मुग्धा की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो नलिनी की तरफ देखती है तो नलिनी मुस्कुरा देती है। नलिनी ने पहले ही विनय से नौकरी ढूंढने के लिए बोल दिया था। मुग्धा जाकर नलिनी के गले लग जाती है। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। मुग्धा बोली, कितने एहसान करेगी मुझ पर?
नलिनी गुस्सा होते हुए, ओए पहले ही कहा था ना कि यह एहसान वाली बात हमारी दोस्ती में आनी नहीं चाहिए। मुग्धा अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए, नहीं आएगी, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। नलिनी अपने कंधे को उचकाते हुए, वो तो मैं हूँ। सभी मुस्कुरा देते हैं। विनय बोला, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बात की है, कल इंटरव्यू भी क्लियर करना है। नलिनी बोली, अरे मेरी मुग्धा जादूगर है, सब कुछ एक चुटकी में कर देगी। विनय जी बोले, नहीं इतना आसान भी नहीं है, मेरा बॉस एक डेविल है। और मुग्धा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बॉस बहुत ही सनकी और डेंजर इंसान है, एक पल में गुस्सा हो जाता है और फिर क्या कर जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा, तुम बस 5 मिनट संभाल लेना। वो इससे ज़्यादा टाइम किसी को देता नहीं है। 5 मिनट चुपचाप सर झुकाकर उसकी सारी बात मान लेना, किसी भी बात पर आर्ग्यू मत करना। नलिनी बोली, तुम डरो मत, मुग्धा सब संभाल लेगी, वो बहुत काबिल है। विनय बोला, पर सामने शिवांश ओबराय है। मुग्धा मन में सोचती है, शिवांश ओबराय। शिवांश का नाम लेते ही अचानक मुग्धा की धड़कनें बढ़ गई थी, उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शांत झील में किसी ने पत्थर फेंककर सब कुछ उथल पुथल कर दिया हो। मुग्धा अपनी बेसुध दौड़ती सांसों को नियंत्रण करती है। मुग्धा बोली, विनय जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, मुझे खुद इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे यह नौकरी मेरे हाथों से जाए। विनय बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, एड्रेस आपको भेज दूंगा, आप सुबह टाइम से आ जाइएगा। मुग्धा बोली, जी ज़रूर। विनय सबको बाय बोलकर निकल जाता है। मुग्धा और नलिनी थोड़ी सफाई करके सामान जमाने लगती हैं। आरुष को नया घर अच्छा तो लगा था, पर उसे पुराने घर की याद भी आ रही थी। अगले दिन सुबह मुग्धा जल्दी से तैयार हो रही थी, नलिनी उसे बैठे बैठे देख रही थी। मुग्धा बोली, ऐसे क्या देख रही है? नलिनी बोली, देख रही हूँ, कुछ भी पहन ले, कमाल की लगती है, काश भगवान मुझे भी इतना सुंदर बना था। मुग्धा नलिनी के गाल पर हाथ रखते हुए, जिसका दिल साफ है वो इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, और वो तू है, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी। मुग्धा की बात सुनकर नलिनी मुस्कुरा देती है। मुग्धा बोली, चल हट, लेट हो रहा है मुझे, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, वापस आने में कितनी देर लगेगी पता नहीं। तुम दोनों टाइम से खाना खा लेना, मैंने बना कर रख दिया है, अब मैं चलती हूँ। नलिनी बोली, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मुग्धा मुस्कुराते हुए, थैंक यू। मुग्धा ऑटो पकड़ती है और विनय के बताए हुए एड्रेस के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। वो विनय को कॉल करती है। विनय बोला, तुम वेटिंग एरिया में बैठो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। मुग्धा वेटिंग एरिया में बैठी थी, तभी उसे गेट से आवाज़ें आ रही थी। वो उठकर देखती है, एक बूढ़ी औरत अंदर जाने के लिए जिद कर रही थी, पर गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो गार्ड उस औरत के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे। फिर एक गार्ड ने उस औरत को धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर गिरने को होती है। तब तक मुग्धा आकर उस औरत को संभाल लेती है। मुग्धा को उस गार्ड पर बहुत गुस्सा आता है। मुग्धा गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, घर में अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? गार्ड बोला, मैम यह बिना किसी अपॉइंटमेंट के अंदर जा रही थी। वो औरत बोली, मैं तो बस अपने बेटे को ये देने आई थी, वो यहीं काम करता है, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे यह देने आई थी। मुग्धा बोली, तो आपने घर पर क्यों नहीं दिया? वो औरत बोली, बेटा वो मेरे साथ नहीं रहता है, उसकी पत्नी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती है, मैं अकेली रहती हूँ, उसे पसंद नहीं है मैं अपने बेटे से बात करूँ, पर आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, एक माँ की ममता रुक नहीं पाई और मैं उसे यह देने यहाँ चली आई, पर यह मुझे अंदर ही जाने नहीं दे रहे हैं। मुग्धा गार्ड को घूरते हुए देखकर, सुना ये यहाँ कोई लूटपाट करने नहीं आई हैं, अपने बेटे से मिलने आई हैं, चुपचाप इन्हें जाने दो। गार्ड बोला, सॉरी मैम, पर अगर सर को पता चला ना तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी नौकरी को, एक कड़कती आवाज़ सुनाई देती है। मुग्धा पलट कर देखती है तो एक वृद्ध आदमी उसके पीछे खड़ा था। दिखने में वो काफ़ी वृद्ध था, पर चेहरे पर तेज अभी भी कायम था। अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ वो आदमी हाथ में छड़ी लिए खड़ा था। उन्हें देखकर मुग्धा को जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। सभी काट सिर झुका देते हैं। मुग्धा को कुछ समझ नहीं आया। वो आदमी आगे बढ़कर मुग्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा लगा तुम्हें देखकर, दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। कौन हो तुम बेटा? मुग्धा बोली, सी मैं मुग्धा हूँ, यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, पर यह सब फिर? वो आदमी गार्ड से बोला, जाने दो इन्हें। मुग्धा बोली, थैंक यू सर। वो आदमी मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। पीछे से विनय आता है, क्या हुआ और ये सर यहाँ क्या कर रहे हैं, तुमसे क्या बोल रहे थे? मुग्धा बोली, कौन वो? विनय बोला, हाँ वो इस कंपनी के मालिक हैं। मुग्धा हैरानी से बोली, क्या
तुमने तो कहा था कि वो एक सन की घमंडी इंसान है, पर यह तो बहुत अच्छे हैं। विनय बोला, अरे नहीं, यह तो मिस्टर ओलेग ओबराय जी हैं, हमारे बॉस के दादाजी और इस कंपनी के मालिक। शिवांश सर इनके पोते हैं। मुग्धा बोली, ओह अच्छा। विनय बोला, क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? मुग्धा बोली, अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। मुग्धा उस औरत से, चलिए आंटी जी। वो औरत बोली, नहीं बेटा, यह टिफ़िन तुम ही मेरे बेटे को दे देना, मुझे चलना चाहिए। मुग्धा बोली, पर आप? वो औरत बोली, मैं तो बस यह देने आई थी, कैसे भी उस तक पहुंच जाए। विनय बोला, आप अपने बेटे का नाम मुझे बता दीजिए, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। वो औरत अपने बेटे का नाम बताकर मुग्धा और विनय को खुश रहो का आशीर्वाद देकर चली जाती है। विनय बोला, मैं यह दे दूंगा, आप जल्दी से सर के केबिन में जाओ, मैंने सब बात कर ली है। यहाँ के एचआर ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, बस शिवांश सर फाइनल इंटरव्यू ले लें। मुग्धा बोली, ठीक है। विनय उसे शिवांश के केबिन तक छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि शिवांश की नज़रें सीसीटीवी कैमरे पर हमेशा बनी रहती है, जहाँ से वो सब पर नज़र रखता है। मुग्धा का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसे वो शांत करके डोर नॉक करती है। कमिंग की आवाज़ आने पर वो केबिन में इंटर करती है। मुग्धा के एंटर करते ही एक हवा का झोंका शिवांश के चेहरे को हल्के से छू गया, जिससे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। सर, मुग्धा की मीठी आवाज़ सुनकर शिवांश आंखें खोलकर मुग्धा को देखता है। शिवांश की नज़रें मुग्धा पर जैसे ठहर सी गई थी। पर्पल कलर का शर्ट और ब्लैक जींस पहने मुग्धा शिवांश के सामने थी। चेहरे पर एक प्यारी सी मासूमियत, ऊपर से हल्का डर और बेचैनी उसे और मासूम बना रहे थे। कान पर आती हुई बालों की लट को फिर से अपने कान के पीछे करते हुए डरी सहमी सी खुद में सिमटे खड़ी मुग्धा शिवांश को देखे जा रही थी, जो बड़े रुआब से हाथ में फाइल लिए अपनी चेयर पर पैर चढ़ाए बैठा था। मुग्धा अपनी फाइल शिवांश को देते हुए, सर यह। शिवांश उसे चुप रहने का इशारा करता है। शिवांश एक नज़र फाइल पर डालता है। मुग्धा का स्टेटस मदर देखकर वो थोड़ा चौंकता है, फिर वो मुग्धा को देखता है, वापस से फाइल पढ़ने लगता है। मुग्धा की बर्थ डेट देखकर एक बार फिर उसे हैरानी होती है। शिवांश बोला, एज तुम्हारी 24 है और बेटा तुम्हारा 7 साल का है। क्या माजरा है, 17 साल की उम्र में ही? क्या बात है, बड़ी तेज हो तुम। शिवांश उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। मुग्धा को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती है। शिवांश को उसका मदर होना बहुत चुभ रहा था। क्यों, वह ये भी नहीं जानता था, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, चिढ़ मच रही थी। मुग्धा बोली, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको मेरे काम से मतलब होना चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो। शिवांश बोला, ऐसे कैसे, जिसे हम जॉब पर रख रहे हैं हमें उसके कैरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें तुमने अपने हस्बैंड को भी मेंशन नहीं कर रखा है। मुग्धा बोली, मेरे हस्बैंड नहीं है। शिवांश बोली, क्यों, डेथ हो गई है? मुग्धा बोली, मेरी शादी नहीं हुई है। शिवांश बोला, फिर यह बच्चा नाजायज़ है क्या? मिस्टर ओबराय, अपनी हद में रहे, मेरे बेटे के बारे में एक भी गलत शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुग्धा गुस्से से चीखती है। शिवांश हंसते हुए, क्या हुआ, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? मिस, ओह, यहाँ तो तुम्हारे बाप का नाम भी नहीं है। लगता है तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बिना शादी के ही। बस, मुग्धा जोर से चीखती है, आपको कोई हक नहीं है मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोलने का। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि जो आपके मन में आए आप वो बोल जाओ। शिवांश आवाज़ नीचे, मेरी कंपनी में खड़े होकर ऐसे बात नहीं कर सकती हो तुम, मैं बॉस हूँ तुम्हारा। मुग्धा बोली, कोई शौक नहीं है मुझे तुम जैसे घटिया आदमी की कंपनी में काम करने का, जिसे बात तक करने की तमीज़ ना हो। मैं कोई और जगह काम ढूंढ लूँगी। शिवांश बोला, अच्छा तो मैं देखता हूँ कि तुम्हें जॉब कौन देता है। मुग्धा बोली, देख लीजिएगा, बोलकर दंदनाते हुए बाहर निकल जाती है। विनय थोड़ी दूर पर ही मुग्धा का इंतजार कर रहा था। मुग्धा को ऐसे गुस्से में आता देख विनय बोला, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मुग्धा बोली, ये तुम्हारा बास है, इतना घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, समझता क्या है अपने आप को? विनय बोला, तुम्हारा झगड़ा हो गया क्या बॉस के साथ में? मुग्धा बोली, झगड़ा माई फुट, ऐसे घटिया इंसान के तो मैं मुँह भी ना लगूं। विनय बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि सर से मत उलझना, वो जो कहे चुपचाप सुन लेना। मुग्धा गुस्से से, तुम डरते होंगे, मैं नहीं डरती हूँ, किसी की भी इतनी घटिया बातें मैं नहीं सुन सकती हूँ। तभी वहाँ शिवांश के दादाजी आ जाते हैं। आलोक जी बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुग्धा बोली, सॉरी सर, मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में आकर अपने बड़ों का अपमान करूं। आलोक जी बोले, ऐसा भी क्या हुआ बेटा जो तुम मेरा अपमान कर दोगी? मुग्धा बोली, आपके पोते की वजह से।
माफ़ कीजिएगा अंकल जी, पर आपका पोता बहुत ही घटिया आदमी है। किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का उसे कोई हक नहीं है, और कोई हक नहीं है उसे मेरे बच्चे के खिलाफ बोलने का। आलोक जी बोले, क्या तुम्हारा बच्चा? मुग्धा बोली, जी मेरा बेटा। आलोक जी बोले, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? मुग्धा उन्हें पूरी बात बताती है। आलोक जी बोले, तुम चलो मेरे साथ। मुग्धा बोली, नहीं, रहने दीजिए, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। आलोक जी बोले, अगर अपने बड़ों का मान रखती हो तो मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। मुग्धा चुपचाप उनके पीछे चल देती है। दोनों शिवांश के केबिन में जाते हैं। शिवांश बोला, दादाजी आप यहाँ? फिर वह पीछे मुग्धा को देखकर, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब तक यहाँ से गई नहीं। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, वरना सिक्योरिटी को बोलकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। आलोक जी बोले, शिवांश यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें तमीज नहीं है किसी लड़की से कैसे बात करते हैं? शिवांश बोला, आप नहीं जानते दादाजी, यह कैरेक्टरलेस। शिवांश, आलोक जी जोर से गरजते हुए बोलते हैं, खबरदार, क्या हमने आपको यही सिखाया है कि आप किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाएं? शिवांश बोला, माफ़ कीजिएगा दादाजी, पर यह लड़की। आलोक जी बोले, बस आप चुप रहिए। वो क्या है, मेरी तजुर्बी आंखों ने एक पल में ही जान लिया है। मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है, और खबरदार, जो इन्हें ऑफिस में से निकाला तो यह यही काम करेंगे। शिवांश बोला, पर दादाजी। आलोक जी बोले, यह मेरा फैसला है, हम अभी भी इस कंपनी के मालिक हैं और हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। शिवांश सर झुकाते हुए बोला, ठीक है दादाजी, जैसी आपकी मर्जी। आलोक जी मुग्धा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। शिवांश मुग्धा को घूर कर देखता है। मुग्धा बोली, अंकल आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सच में मेरा यहाँ काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। आलोक जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए, तुम बहुत समझदार लगती हो बेटा, और तुम यह जानती होगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। ओबराय कंपनी बेंगलुरु की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, यह बात तो तुम अच्छे से जानती ही होगी। यहाँ काम करने का एक्सपीरियंस तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे काम आएगा, और जिस तरह शिवांश ने तुम्हें धमकी दी है, सच में वह तुम्हें कहीं और भी काम करने नहीं देगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ काम करो, मेरे होते हुए वह तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकाल पाएगा। मुग्धा बोली, पर आपने मेरे लिए अपने पोते से झगड़ा किया, आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं। आलोक जी बोले, इन आँखों को बहुत सालों का तजुर्बा है बेटा, एक पल में इंसान की शख्सियत पहचान जाती है, और तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बहुत काबिल और समझदार हो। तुम्हारा हमारी कंपनी में रहना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा। मुग्धा बोली, थैंक यू सर। आलोक जी बोले, कभी इस बुढ़े के तजुर्बे को ज़ाया मत होने देना, अपनी काबिलियत ज़रूर साबित करना। शिवांश को भी पता चले कि हमने तुम्हें यहाँ रख कर कोई गलती नहीं करी है। मुग्धा बोली, जी ज़रूर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। वह उनके पैर छू लेती है, वह भी सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। आलोक जी के जाने के बाद विनय बोला, शुक्र है कम से कम तुम्हें जॉब तो मिल गई। मुग्धा बोली, पर मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती थी। विनय, सब कुछ जानने के बाद भी मुझे भी तुम्हारे लिए विनय बोला, सब कुछ जानने के बाद मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर नलिनी ने बताया था कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर काम भी अच्छा है और तुम्हें सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और अगर तुमने मेहनत से काम किया तो बहुत जल्दी तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। अगर शिवांग सर ने किसी को भी बोल दिया कि वह तुम्हें काम ना दे तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। तुम प्लीज़ अब शिवांग सर से जितना हो सके उतना दूर रहना, वो बहुत सनकी आदमी है। एक बार किसी से चिढ़ जाता है तो वह उसका जीना हराम कर देता है। तुम्हारी लाइफ में वैसे भी बहुत परेशानी है, खामखा उनसे उलझकर तुम अपनी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें आलोक जी मिल गए, पर बार बार यह किस्मत साथ नहीं देगी, क्योंकि वह बहुत कम ही कंपनी में आते हैं। सारा काम शिवांश सर ही संभालते हैं, और शिवांश सर उनके अलावा और किसी की बात मानते भी नहीं हैं। एक वही है जो तुम्हें शिवांश सर के गुस्से से बचा सकते हैं, इसलिए तुम जितना हो सके उतना उनसे दूर रहना। मुग्धा बोली, ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, सच बात यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक दिन भी वेस्ट करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। विनय बोला, ठीक है, आज तुम घर चली जाओ, कल से टाइम से आ जाना। मुग्धा ठीक है बोलकर चली जाती है। शिवांश गुस्से से अपने केबिन में इधर से उधर टहल रहा था। अभी उसे मुग्धा पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से आज उसके दादाजी ने उसे डांटा था, वह भी उसी के ही सामने। शिवांश गुस्से से, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब करने का, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मज़ा चखाता हूँ। जीना हराम नहीं कर दिया मैंने तुम्हारा, तो मेरा भी नाम शिवांश ओबराय नहीं। बहुत संस्कारी और शरीफ बन रही थी ना दादाजी के सामने, अब मैं तुम्हें बताता हूँ।
यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस संस्कारी। मुग्धा ऑटो लेकर घर आ जाती है। शिवांश की बातें उसके दिल पर बहुत बुरी तरीके से चुभी थीं। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुग्धा कुड़कते हुए, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। शक्ल तो मेढक जैसी है और अकड़ ऐसी है जैसे कहीं का लैंडलॉर्ड हो। इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना बदतमीज इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। निहायत ही घटिया और बेशर्म इंसान है। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत ना होती तो इस घटिया इंसान की कंपनी में कभी काम नहीं करती, पर मुझे जल्द से जल्द पैसे जमा करने हैं। काश की ज़िंदगी थोड़ी आसान होती, पर फिर मेरी लाइफ में आरुष नहीं होता, और अगर वो नहीं होता तो माँ बनने का सुख है जीवन में, वो नहीं मिलता है। जो भी हो, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, यही ज़िंदगी है जिसे हर हाल में जीना है अपने आरुष के लिए। बस भगवान उसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपनी पूरी ज़िंदगी आरुष के नाम की है और उसकी ज़िंदगी आपके हाथों में, सब आप पर है भोलेनाथ। मैडम, हम पहुंच गए, ऑटो वाला बोलता है तो मुग्धा का ध्यान जाता है। कभी से वो अपने ख्यालों में उलझी हुई थी, कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। मुग्धा ऑटो वाले के पैसे चुकाकर अपने घर में जाती है। नलिनी और आरुष दोनों फ़ोन में कार्टून मूवी देख रहे थे। मुग्धा को देखकर आरुष मम्मा बोलकर मुग्धा से लिपट जाता है। नलिनी बोली, जॉब मिल गई? मुग्धा उदासी से, हाँ। नलिनी बोली, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मुग्धा बोली, नहीं कुछ नहीं, बोलकर पानी पीने चली जाती है। नलिनी को कुछ शक होता है, वो आरुष को मोबाइल देकर अंदर भेज देती है। मुग्धा के वापस आने पर नलिनी बोली, सच सच बता, क्या हुआ है? मुग्धा बोली, कुछ नहीं, तू बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही है? नलिनी बोली, क्योंकि मेरी जान, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, कोई तो बात ज़रूर है, अब बता भी दे क्या बात है। बार बार पूछने पर मुग्धा नलिनी को सब बता देती है। मुग्धा की बात सुनकर नलिनी को शिवांश पर बहुत गुस्सा आता है। नलिनी गुस्से से बोली, तूने वो जॉब क्यों ली? इस विनय की तो मैं, आने दो उसे, ऐसे घटिया आदमी के यहाँ पर जॉब पर बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? मुग्धा बोली, मैं जानती हूँ, पर इसमें विनय की कोई गलती नहीं है, उसने तो मेरे अच्छे के लिए ही करा है। अब वो आदमी घटिया घटिया है तो इसमें विनय की क्या गलती है? नलिनी बोली, पर अगर तुमने इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ काम किया तो वो तुम्हें परेशान करेगा। मुग्धा बोली, ये तो हर आदमी की फितरत है, वहाँ से डर कर यहाँ आई थी, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, और वैसे भी जहाँ भी जाऊँगी ऐसे लोगों से सामना तो करना ही है, तो कब तक ऐसे डर से भागती फिरूँगी? नलिनी बोली, पर मुग्धा बोली, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। नलिनी बोली, ठीक है फिर। मुग्धा बोली, तू वापस कब जा रही है? नलिनी, मुझे भगाने की बड़ी जल्दी है तुझे। मुग्धा बोली, ऐसा नहीं है, तू मेरे लिए अपने जॉब की छुट्टी लेकर यहाँ आई थी, मैं नहीं चाहती कि तेरा नुकसान हो, वैसे भी तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है। नलिनी बोली, तू फिर शुरू हो गई? वो एक एड्रेस दिखाते हुए, ये देख, मैंने डॉक्टर का पता निकाला है और शाम को अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, क्योंकि कल से ऑफिस चालू हो जाएगा, तुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमें आज ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ज़्यादा लेट होना ठीक नहीं है। मुग्धा नलिनी के गले मिलते हुए, थैंक यू सो मच, कितना सोचती है तू मेरे और आरुष के बारे में, पता नहीं मैं कैसे ये सब चुका पाऊँगी। नलिनी बोली, बात का तो पता नहीं, पर आज का तू चुका सकती है। मुग्धा बोली, मतलब? नलिनी बोली, मतलब यह कि डॉक्टर के यहाँ आने के बाद हम घूमने जाएंगे और बाहर भी खाएंगे, तू हमें रोकेगी नहीं, हम मोमोज, पाव भाजी और भी बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। मुग्धा बोली, पर? नलिनी बोली, मैंने कहा था ना तू मना नहीं करेगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुग्धा मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है। नलिनी बोली, खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर शाम को चलते हैं। मुग्धा बोली, ठीक है। मुग्धा खाना खाकर थोड़ा लेट जाती है। उसके दिमाग में रह रहकर शिवांश की बातें गूंज रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते उसे नींद लग जाती है। शिवांश बहुत गुस्से में था और वो अपना गुस्सा अपने ऑफिस स्टाफ पर उतार रहा था। शिवांश गुस्से से, कितना टाइम लगेगा, अभी तक फाइल रेडी नहीं हुई, सब के सब निकम्मे हो गए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, सबको बस आराम चाहिए, काम किसी को करना नहीं है। सामने खड़ा वो लड़का कुछ बोलने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर शिवांश के सामने कुछ भी बोला तो सीधे ऑफिस से बाहर का फरमान जारी हो जाएगा, इसलिए वो नीचे मुंह करके चुपचाप खड़ा था। गेट खुला होने की वजह से शिवांश की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सभी की नज़रें शिवांश के केबिन की तरफ थी। दक्ष अपने केबिन में था। वो किसी काम से बाहर आता है, बाहर सबको इस तरह देखकर वो शिवांश के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बिना रुके उसके केबिन में चला जाता है। दक्ष बोला, सर कुछ अर्जेंट काम है आपसे? शिवांश बोला, अभी मैं बिज़ी हूँ। दक्ष बोला, सर इम्पॉर्टेंट काम है। शिवांश उस लड़के से, तुम जा सकते हो पर कल तक सारा काम हो जाना चाहिए।
वो लड़का हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। दक्ष गेट ढंग से बंद कर देता है ताकि आवाज़ बाहर न जाए। शिवांश गुस्से से, तूने जानबूझकर उसे भगाया ना? दक्ष मुस्कुराने लगता है। शिवांश बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे, तेरी हरकतें सुधार ले वरना सबसे पहले तुझे ही निकालूंगा। दक्ष बोला, क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? शिवांश बोला, यह सब उस लड़की की वजह से हुआ है, उसे तो छोड़ूंगा नहीं। दक्ष बोला, किसे, उस मालिनी को? शिवांश बोला, नहीं, उस मिस संस्कारी को। ये कौन है? शिवांश उसे सब कुछ बताता है। दक्ष बोला, क्या बात है, कोई तेरे टक्कर की आई है लगता है। शिवांश बोला, मुझसे टकराने की उसकी औकात नहीं है, उसका जीना हराम नहीं किया तो मेरा भी नाम शिवांश ओबराय नहीं। दक्ष बोला, हे भगवान, उस लड़की को इस डेविल से बचाना, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस डेविल की अक्ल वो ही ठिकाने लगाएगी। अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। शाम को मुग्धा, आरुष और नलिनी तीनों डॉक्टर से मिलने के लिए निकलते हैं। थोड़ी ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रिसेप्शन पर मुग्धा बोली, हमें डॉक्टर राजेश अग्रवाल से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोली, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मुग्धा बोली, जी। वो उन्हें इंतज़ार करने को बोलती है। थोड़ी ही देर में उनका नंबर भी आ जाता है। तीनों अंदर जाते हैं। डॉक्टर आरुष का चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट भी करवाता है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट कम से कम 5-6 दिन में आएगी, उसके बाद आगे इलाज शुरू कर सकेंगे। वो नलिनी को इशारा करता है कि वो उसे बाहर लेकर जाए। नलिनी भी आरुष को लेकर बाहर आ जाती है। डॉक्टर बोले, देखिए, पुरानी रिपोर्ट से इतना तो पता चलता है कि कैंसर है। अभी हमने और टेस्ट करवाए हैं ताकि स्थिति और क्लियर हो सके, पर अगर जो दिख रहा है वैसा ही हुआ तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, काफ़ी खर्चा होने वाला है। डॉक्टर की बात सुनकर मुग्धा थोड़ी परेशान हो जाती है। डॉक्टर बोले, देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मजबूत रहना होगा, तभी आप बच्चे को संभाल पाएंगी। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा बेस्ट देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर से भी डॉक्टर को बुला लेंगे। मुग्धा बोली, कितना खर्चा होगा? डॉक्टर बोले, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर होगा। अभी आपको दवाई दे देता हूँ, आप रोज़ दीजिएगा, और भी लिख दे रहा हूँ, यह तब दीजिएगा जब तकलीफ़ हो। मुग्धा बोली, ठीक है। नलिनी आरुष को बाहर गार्डन में खिला रही थी। आरुष स्लाइडर पर स्लाइड कर रहा था। मुग्धा दूर से अपने बच्चे को देख रही थी। मुग्धा मन में, क्यों भगवान, क्यों मेरे बच्चे के जीवन में तूने यह तकलीफ़ लिखी, ये बीमारी लिखी? मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह ही थी, यह बीमारी भी मुझे ही दे देते, मेरे बच्चे को इस तकलीफ़ से दूर रखते। ये सोचते सोचते मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरुष सामने खिलखिलाकर हंस रहा था। मुग्धा अपने आंसुओं को साफ करते हुए, अब तकलीफ़ भी दी है तो इसे दूर करना भी आपके हाथ में है। अपने बच्चे को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करूँगी, और उसमें आपको मेरा साथ देना ही होगा। बहुत कुछ छीन लिया है आपने मुझसे, अब इसे तो मैं आपको छीनने नहीं दूंगी। मुग्धा मन में ही दृढ़ विश्वास करती है कि कैसे भी करके वो आरुष को बचा ही लेगी। मुग्धा आरुष और नलिनी के पास आती है। नलिनी बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? मुग्धा बोली, सब ठीक है, और जो नहीं है वो हम कर लेंगे, पर अभी जो करना है वो करेंगे। आरुष बोला, मतलब? मुग्धा बोला, मतलब कि यम्मी यम्मी चीज़ें खाएंगे। अब बताओ कौन क्या क्या खाएगा? आरुष खुश होते हुए, मैं पिज्ज़ा और आइसक्रीम खाऊंगा। मौसी, आप क्या खाओगी? नलिनी बोली, मैं तो वही खाऊंगी जो मेरा हीरो खाएगा। आरुष खुश होते हुए, ये बहुत मज़ा आएगा। तीनों खुशी खुशी निकल जाते हैं। इधर ऑफिस में शिवांश देर तक काम करता है क्योंकि उसका बिल्कुल मूड नहीं था कि घर जाकर वो दादाजी से मुग्धा के बारे में बहस करे, इसलिए वो देर रात तक काम करता है और फिर ऑफिस में ही बने अपने रूम में सो जाता है। अगले दिन सुबह नलिनी वापस जाने की तैयारी कर रही थी। वो अभी जाना तो नहीं चाहती थी, पर मुग्धा को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से उसके ऑफिस की ज़्यादा छुट्टियां हो। आरुष उदास था क्योंकि नलिनी जा रही थी और मुग्धा भी ऑफिस चली जाएगी। मुग्धा बोली, ऐसे मायूस नहीं होते हैं, लो तुम्हारा टेबलेट, इसमें आराम से गेम खेलना और मस्ती करना। फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, जो मन में आए वो खा लेना। आज का दिन एडजस्ट कर लो, कल तक मैं स्कूल ढूंढ लूँगी ताकि तुम घर पर अकेले बोर ना हो। और ध्यान रखना, बाहर मत जाना, ना ही किसी के लिए दरवाज़ा खोलना। जिससे भी कुछ बात करनी हो खिड़की से ही करना, मैं कॉल करके तुमसे पूछती रहूँगी। तुम्हें भी कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना। आरुष बोला, हाँ मम्मा, मैं जानता हूँ घर में अकेले कैसे रहना है, आप चिंता मत कीजिए, मैं रह लूँगा। नलिनी बोली, मैं रुक जाती इसके पास। मुग्धा बोली, तू चिंता मत कर, इसे आदत डालनी होगी और मुझे भी, हम संभाल लेंगे, तू जा। नलिनी बोली, ठीक है। दोनों से गले मिलकर निकल जाती है। थोड़ी देर मुग्धा भी चली जाती है।
आरुष घर में अकेला रह जाता है। वैसे तो पहले भी रहता था, पर पहले वाला घर जाना पहचाना था और सुधा जी का भी सहारा था। पर यह घर नया था, उसे डर भी लग रहा था, पर वो फिर भी अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता है। मुग्धा ऑफिस तो आ जाती है, पर उसे मन ही मन और इसकी फिक्र भी थी। मुग्धा जैसे ही अपनी डेस्क पर बैठती है, एक लड़की आकर तुम्हें बॉस ने बुलाया है। मुग्धा बोली मुझे? पर क्यों? वो लड़की बोली पता नहीं। मुग्धा मन में अब इस अकड़ू को मुझसे क्या काम है। वो फिर भी मन मार कर शिवांश की केबिन की तरफ जाती है और नॉक करती है। कम इन, शिवांश की रौबदार आवाज़ आती है। मुग्धा बोली आपने बुलाया सर? 1 कप कॉफ़ी। मुग्धा बोली जी। शिवांश बोला सुनाई नहीं दिया? 1 कप कॉफ़ी। मुग्धा बोली पर यह काम मेरा नहीं है। शिवांश अपनी फाइल को टेबल पर पटकते हुए, शिवांश तुम मेरे लिए काम करती हो और जो मैं काम बोलूँ वही करोगी, इसलिए जाओ मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ, और हाँ चीनी कम डालना। अब जाओ, मेरा मुंह मत देखो, सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। मुग्धा को गुस्सा तो इतना आता है, पर फिर भी आरुष की बात याद आते ही वो चुपचाप कॉफ़ी लेने चली गई। उसके जाते ही शिवांश टेढ़ा सा मुस्कुराते हुए, यह तो बस छोटा सा ट्रेलर है मिस संस्कारी, आगे आगे देखो होता है क्या। थोड़ी ही देर में मुग्धा कॉफ़ी लेकर आती है। शिवांश कॉफ़ी पीता है। छी, ऐसी कड़वी कॉफ़ी है, चीनी कम डालने को कहा था, तुमने तो डाली ही नहीं। जाओ फिर से कॉफ़ी बना कर लाओ। मुग्धा बोली पर? शिवांश बोला जाओ। मुग्धा बेचारी फिर से कॉफ़ी लेने चली जाती है। इस बार कॉफ़ी पीकर शिवांश, ये कितनी मीठी है, ऐसा लग रहा है कॉफ़ी ना हो, मीठी चाशनी हो। मुग्धा बोली पर? शिवांश बोला सट आप, किसी काम की नहीं हो तुम, वो सामने वाला कैबिनेट खोलो। मुग्धा बोली जी। शिवांश बोला एक बार में सुनाई कम देता है, वो सामने उधर। मुग्धा कैबिनेट खोलती है, सामने कई सारी फाइल थी। शिवांश बोला यह ऊपर रखी सारी फाइल निकालो। मुग्धा सारी फाइल निकालती है। शिवांश बोला यह सारी फाइल स्टडी करो, इसमें कहाँ क्या गलती है मार्क करना। मुग्धा बोली सभी में? शिवांश बोला एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है मुझे। मुग्धा सारी फाइल उठाती है। फाइल बहुत सारी थी, इसलिए उसे उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी जैसे तैसे वो फाइल लेकर चली गई। शिवांश बोला अब आया ना मज़ा, तुम बस देखती जाओ मिस संस्कारी, आगे आगे होता है क्या। मुग्धा सारी फाइल को स्टडी कर रही थी, उनमें कोई परेशानी नहीं थी। अब उसे भी समझ आ रहा था कि यह सब शिवांश ने उसे परेशान करने के लिए किया है, पर फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, मुग्धा को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली थी। धीरे धीरे ऑफिस के सब लोग जाने लगे थे, पर मुग्धा का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। शिवांश अपने केबिन से ही मुग्धा पर नज़र बनाए हुए था। 6 बजे तक सारा स्टाफ चला गया था। मुग्धा को 7 बजने आए थे और उसको घंटे भर का काम अभी भी बाकी था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और आरुष की फिक्र भी हो रही थी। तभी आरुष का कॉल आता है। आवाज़ क्लियर ना सुनाई देने के कारण मुग्धा उससे बात करने के लिए विंडो पर जाती है। आरुष बोला मम्मा आप कब तक आओगे, अंधेरा होने को आया है, मुझे डर लग रहा है। मुग्धा बोली बस बेटू, थोड़ा सा काम बचा है, वो करके निकल रही हूँ। आरुष बोला आप अभी तक नहीं निकले, आपने कहा था कि 6 बजे तक आ जाओगे, 7 बज रहा है, आप अभी तक निकलने नहीं तो फिर कब तक आओगे। नहीं आप अभी आओ, अभी के अभी। मुग्धा समझने की कोशिश करो बेटा, काम है इसलिए मम्मा को लेट हो गया है, वो जल्दी ही आ जाएगी, तुम अपना फेवरेट कार्टून देखो तब तक। आरुष बोला नहीं मम्मा मुझे नहीं देखना, मुझे आप चाहिए, अभी चाहिए। बोलते बोलते आरुष रोने लगा। मुग्धा उसे बहुत समझाती है पर वो नहीं मानता है। शिवांश मुग्धा को देख रहा था कि वो किसी से बहुत देर से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो वो देखने चला आया। मुग्धा गुस्से से एक बार कहा ना कि मैं आ जाऊंगी, कुछ काम है तभी तो लेट हुआ है, अब रोना बंद करो और चुपचाप कुछ खा लो। समझाया था ना कि कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं होता है, ज़िंदगी में हमें अकेले ही चलना होता है, मम्मा हमेशा साथ नहीं रहती हैं। मुग्धा फ़ोन कट कर देती है और चुपचाप वापस काम करने लग जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका मन कितना दुख रहा था अपने बच्चे को इस तरह डांट कर, यह बस वही जानती थी, पर अगर नहीं डांटती तो आरुष रोता ही रहता। अब कम से कम वो उससे गुस्सा हो जाएगा, पर रोएगा नहीं। इधर मुग्धा की बात सुनकर शिवांश वापस अपने केबिन में आ जाता है। शिवांश बोला कैसी माँ है यह, कोई अपने बच्चे से ऐसे बात करता है क्या, इतनी कम उम्र में न जाने किसके साथ। अब उसका सारा गुस्सा उस मासूम पर उतार रही है। मैंने सही पहचाना था, घटिया लड़की ही है, अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है तो क्या ही इसके सीने में दिल होगा। शिवांश गुस्से भरी नज़रों से मुग्धा को घूर रहा था। मुग्धा नीचे मुँह करके काम कर रही थी, साथ ही उसके टप टप आंसू भी गिर रहे थे। शिवांश से रहा नहीं गया, वो मुग्धा के पास गया
ऑफिस पूरा खाली हो चुका था। शिवांश के कदमों की आहट सुनकर मुग्धा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने काम में लग गई। शिवांश उसे काम करते हुए एकटक देख रहा था। मुग्धा का ध्यान काम में था। बहुत हो गया, अब तुम जा सकती हो। ठीक हो गया है क्या? मौली और कबीर अब अलग हो जाएंगे? मुग्धा क्या पलट कर मौली शिवांश कबीर को के देखती प्यार है को तो शिवांश समझकर अपने इस दोनों रिश्ते हाथ को एक पैंट की मौका जेब में देगी? डाल बड़े ही कबीर गुहार और से मौली खड़ा के था। रिश्ते का क्या मुग्धा होगा? बोली, नहीं, अंजाम बस जानने थोड़ा के ही लिए बचा है, देखते वो रहिए करके कहानी चली का अगला जाऊंगी। भाग। शिवांश बोला, तुम्हारे काम के लिए मैं ऑफिस खुला रखूं? अब निकलो यहाँ से, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है। इतनी ही काम की फिक्र थी तो समय से पूरा कर लेती। मुग्धा कुछ कहने लगती है पर खुद ही चुप हो जाती है। अपना सामान समेट कर बाहर निकल जाती है। शिवांश एक नज़र उसे घूर कर देखता है और वो भी बाहर निकल जाता है। सर चले? ड्राइवर शिवांश से पूछता है। शिवांश गुस्से से, तुम्हारी बारात निकलने वाली है क्या जो इतनी जल्दी कर रहे हो? रुको 10 मिनट। ड्राइवर बेचारा चुप हो जाता है। शिवांश सामने वाली विंडो से मुग्धा को देख रहा था जो ऑटो का इंतजार कर रही थी। 10 मिनट होने को आए थे पर मुग्धा को ऑटो नहीं मिला। शिवांश मुग्धा को दूर से देख रहा था पर उसकी मदद नहीं कर रहा था। करे भी कैसे, उसकी अकड़ कम ना हो जाए। पर मुग्धा को इतनी रात में अकेला छोड़कर वो जा भी नहीं पा रहा था। क्या करूं, मदद करूं या नहीं? शिवांश सपने में ही उलझा हुआ था। कुछ सोचकर गाड़ी आगे बढ़ाने को बोला। इतने में ही मुग्धा को ऑटो मिल गई। मुग्धा उसमें बैठकर निकल गई। शिवांश बोला, अच्छा हुआ ऑटो मिल गई, वरना मैं मदद करता तो फालतू का एटीट्यूड दिखाती। शिवांश भी अपने घर के लिए निकल गया। मुग्धा अपने घर पहुंचती है। उस एरिया की लाइट गई हुई थी। आसपास काफ़ी अंधेरा था। उसे आरुष के लिए डर लग रहा था। मासूम सा बच्चा अकेला होगा। वो फुर्ती से अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। सामने देखकर चौंक जाती है। दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। आरुष, आरुष, आरुष का नाम लेकर पूरा घर चेक करती है पर कोई होता तो बाहर आता ना। उसने उसके फ़ोन पर फ़ोन भी किया पर फ़ोन स्विच ऑफ आया। एक पल में ही मुग्धा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था इस अनजाने शहर में आरुष तो किसी को जानता नहीं, तो कहाँ चला गया होगा। आरुष को न पाकर मुग्धा की हालत खराब हो गई थी। वो दौड़ती हुई बाहर आई। आसपास सभी से उसने आरुष को फोटो दिखाकर पूछा पर किसी ने उसे पहचाना नहीं। कोई पहचानता भी कैसे? उन्हें आए यहाँ 2 दिन ही तो हुए थे। मुग्धा पागलों की तरह दौड़ते हुए आरुष को ढूंढ रही थी पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। मुग्धा की हर सांस उस पर भारी पड़ रही थी। सभी मुग्धा को देख रहे थे। वो बेसुध सी जमीन पर बैठी थी। भीड़ में से एक औरत निकलकर मुग्धा के कंधे पर हाथ मारती है। मुग्धा सिर उठाकर उस औरत को देखती है। मुग्धा बोली, आप? वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं। आरुष का जिक्र सुनते ही मुग्धा झट से खड़ी हो जाती है। मुग्धा बोली, आप जानती हैं मेरे आरुष को? कहाँ है, आपने देखा है? वो औरत बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरे ही घर पर है। मुग्धा बोली, क्या? वो औरत उसे पकड़कर हाथ अपने घर ले जाती है। मुग्धा जैसे ही आरुष को देखती है उससे लिपट जाती है। आरुष अभी नींद में था पर मुग्धा ने उसे इतना कसकर अपनी बाहों में भरा कि उसकी नींद खुल गई थी। मुग्धा को सामने देखकर आरुष ने मुग्धा को कसकर पकड़ लिया। आरुष रोने लगा। मुग्धा की भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीछे से वो औरत बोली, बस कर बेटा, तू रो रही है तो बच्चा भी रोएगा, शांत हो जा। मुग्धा ने आरुष को अलग किया और उसके आंसू पोंछे। मुग्धा बोली, आई एम सॉरी बेटू, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा की तो जान ही निकल गई थी तुम्हें घर में ना देखकर। आरुष अपने छोटे छोटे हाथों से मुग्धा के आंसू पोंछते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोला, सॉरी मम्मा, वो लाइट चली गई थी तो मैं डर गया था। आपने मना किया था दरवाज़ा खोलने के लिए पर घर में बहुत अंधेरा हो रहा था तो मैं बाहर आ गया, पर बाहर भी बहुत अंधेरा था। मुझे डर लगने लगा, मैं रोने लगा तो इन्होंने मुझे चुप कराया और अपने साथ यहाँ लेकर आ गई। ये बहुत अच्छी हैं। आरुष ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुग्धा हाथ जोड़कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आप मेरे बच्चे। वो औरत बोली, अरे इसमें क्या बेटा, कल तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे तक उसका खाना पहुंचा पाई और आज मैंने तुम्हारे बेटे को संभाल लिया। जी हाँ, यह कल वाली वो ही बूढ़ी औरत थी जिसकी मदद कल मुग्धा ने की थी। वो कहते हैं ना, अच्छाई का फल हमें ज़रूर मिलता है। कल बिना स्वार्थ के मुग्धा ने उसकी मदद की थी, आज उसे उसकी अच्छाई का फल मिला। वो औरत बोली, मैंने तुम्हें सुबह ही देखा था, मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी थी पर तुम जल्दी जल्दी में निकल गई। मुग्धा बोली, जी मुझे लेट हो रहा था तो ध्यान नहीं दिया होगा, पर आप? वो औरत बोली, मैं यहीं अकेली रहती हूँ, मेरे बेटे बहू और पोता दूसरी जगह रहते हैं। और तुम अकेली हो, तुम्हारे पति? उस औरत की बात सुनकर आरुष मासूम नज़रों से मुग्धा को देखता है, क्योंकि यही सवाल उसने भी कई बार मुग्धा से किया है, पर मुग्धा उसे हर बार टाल देती है, कभी प्यार से तो कभी गुस्से से।
मुग्धा आरुष को देखते हुए, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, हम ही एक दूसरे के लिए सब कुछ है, हम ही एक दूसरे की दुनिया है। वो औरत बोली, तुम नौकरी पर जाती हो तो यह रोज़ अकेले रहता है, वैसे तुम पहले तो यहाँ नहीं रहती थी। मुग्धा बोली, जी हम 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं, पहले हम जहाँ रहते थे तो पास में एक सुधा जी थे, वो आरुष का ध्यान रखती थी, पर इस अनजान शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। वैसे मैं आरुष के लिए स्कूल देख रही हूँ, इसका स्कूल चालू हो जाएगा तो आधा टाइम स्कूल में निकल जाएगा और आधा समय मैं इसे संभाल लूँगी। वो औरत मुस्कुराते हुए बोलती है। मुग्धा बोली, नहीं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। वो औरत बोली, इसमें क्या परेशानी बेटा, मैं तो दिन भर अकेली ही रहती हूँ, बच्चा मेरे पास रह लेगा, पर अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो। मुग्धा बोली, नहीं नहीं आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज़ आरुष को आपके पास छोड़कर चली जाऊँगी, आरुष भी खुश हो जाता है, उसे अकेले रहना नहीं पड़ेगा। इधर शिवांश की गाड़ी एक बड़े से गेट के आगे रुकती है, जिसकी साइड की वॉल पर गोल्डन कलर की नेम प्लेट थी, जिस पर ओबरॉयज लिखा हुआ था। वॉचमैन गाड़ी पहचानता था तो उसने बटन प्रेस किया, गेट अपने आप खुल गया। शिवांश की गाड़ी अंदर चली गई। दोनों साइड बहुत ही सुंदर गार्डन था। गाड़ी उसके बीच से होते हुए आगे बढ़ गई और बहुत ही खूबसूरत से बंगलों के आगे रुकी। वहां खड़े गार्ड ने आकर गेट खोला तो शिवांश बड़े ही रुआब से कार से नीचे उतरा। शिवांश ने चारों तरफ नज़र घुमाई, उसके सारे गार्ड मुस्तैदी से खड़े हुए थे। शिवांश आगे बढ़ा तो गार्ड ने साइड वाल पर बटन प्रेस किया, जिससे घर का मेन गेट खुल गया। शिवांश घर में इंटर हो गया। शिवांश बड़े से हॉल में से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, जो ऊपर की तरफ था। वो जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखता है कि आवाज़ आती है, कहाँ रह गए थे बरखुरदार। शिवांश ने अपने साइड में देखा तो डाइनिंग एरिया में रखी डाइनिंग टेबल पर उसके दादाजी और दादी जी खाने के लिए बैठे थे। शिवांश बोला, थक गया हूँ, रूम में जा रहा हूँ। आलोक जी बोले, हमें आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अभी इधर आइए। शिवांश कल की बात से गुस्सा था, इसलिए कल से उसने अपने दादाजी से बात नहीं की, यहाँ तक कि उनके सामने भी नहीं आया। पर अब जब वो सामने है तो उनका कहा वो टाल नहीं सकता था, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ गया। शिवांश बोला, जी दादाजी। आलोक जी बोले, हम कल से आपसे बात करना चाहते थे, पर आपका कहीं कोई पता नहीं है। शिवांश को कल वाली बात याद आ जाती है, गुस्सा फिर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शिवांश अपनी सख्त आवाज़ में मगर तमीज़ से, अब बात करने को क्या रह गया था, आपको जो करना था आपने किया, आप कंपनी के मालिक हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। शिवांश की दादी, शिबू ये कैसे तरीके से अपने दादाजी से बात कर रहे हो। शिवांश बोला, दादी ये मेरे दादाजी हैं, मैं कभी गलत तरीके से इनसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बस वही बोल रहा हूँ जो कल इन्होंने उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने मुझसे बोला था। शिवांश, गुस्से में आलोक जी चीखते हैं। शिवांश बोला, एक पल में उस लड़की ने पता नहीं क्या कर दिया, उसके लिए आप मुझसे गुस्सा हो रहे हैं। आलोक जी बोले, मैं तुमसे गुस्सा तुम्हारी हरकतों की वजह से हो रहा हूँ। शिवांश गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ रुक कर अपने बड़ों का अपमान नहीं कर सकता था। मुग्धा के आरुष की माँ होने के पीछे क्या राज है जो मुग्धा सबसे छुपा रही है, और क्यों? अगर मुग्धा की शादी नहीं हुई है तो फिर आरुष किसका बच्चा है? क्या मुग्धा और शिवांश के बीच का नफरत प्यार में बदल पाएगा? जब मुग्धा को आरुष को अपनाने के पीछे का राज शिवांश को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब कहानी के आने वाले भागों में मिलेगा। तो आप कहानी से जुड़े रहिए और कहानी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।